एक महिला अस्पताल में काम करते हुए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद इस उम्मीद के साथ कि 2 पल आराम कर पाएगी, अपने ही हॉस्पिटल में रेप का शिकार होती है और उस महिला की हत्या होती है। कुछ सवाल हैं जो चुभते हैं, जो उठने चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? आज मैं सबसे गुजारिश करती हूं, सबसे निवेदन करती हूं, हम में से कई हैं जो मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं। निर्भया के निर्मम कांड के बाद हम सब हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई थी। कानून में भी बदलाव लाया गया, कानून को सख्त किया गया। जुडिशरी में आज महिला के ऊपर हुए अत्याचारों के केस कितने समय से लंबित हैं, इस वक्त मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही। जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए कलकत्ता शहर में, वो शायद एक दूसरे को ना जानते हैं, ना कभी किसी ने किसी से एक दूसरे का धर्म पूछा, ना रीजन पूछा, ना जाति पूछी, ना वोट प्रेफरेंस पूछा। विषय है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा
या नहीं मिलेगा। मैं आज हर उस प्रोटेस्टर से जो सड़कों पर उतरा है इस महिला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे कहना चाहती हूं, पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक के साथ जो इंसाफ की तलाश में है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन हमें सवालों पर वापस ध्यान केंद्रित करना है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार जनता को है। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले ही अभी उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली मार्च किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला कि आरजीकर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की है 14 तारीख को। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिछे পুরো দেশে হচ্ছে কেন? একটা হসপিটালে, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মানুষ ওখানে রেনোভেশনটা অ্যালাউ করছে, ওটা আমি বুঝতে পারছি না। কে পুরো হেলথ মিনিস্ট্রিতে এই ঘটনার পরে ওখানে একটা সিনিয়র অফিসারদের টিমটা দায়িত্ব দিয়ে কি এই পুরো ঘটনার হওয়ার পরে এই হাসপাতালে পুলিশের সাথে একটু সাপোর্ট করে এভিডেন্স কি আছে ওটা কালেক্ট করানোর সুযোগ করার বদলে ওখানে পুরো এভিডেন্সের সাথে ট্যাম্পারিং এর যে ব্যবস্থাটা হয়েছে, এটার জন্য হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাকে এরা রেসপন্সিবল ধরেছে? মিস্টার ঘোষ কি জানেন কি উনি প্রোটেক্ট হচ্ছেন পশ্চিমবাংলা সরকার থেকে? এখানে আমি প্রশ্ন করবো, যেদিন এই ডেমলিশন হচ্ছে সেই সময় আমাদের প্রতিনিধি কল করেন হেলথ সেক্রেটারিকে, তারপরে উনি বলেন যে ইমিডিয়েটলি এটা বন্ধ করানো হচ্ছে। তো এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফেলিওর না, যে হেলথ সেক্রেটারি জানেন না যে এরকম একটা ক্রাইম সিনে সেটা সম্পূর্ণ এভিডেন্স ধ্বংস করা হচ্ছে, আমরা বলার পর তারপর তাদের এই। আপনি কি এইসব দেখাচ্ছিলেন টিভিতে? তো আপনার ফোনের অপেক্ষা কেন করছিলেন? ওটাই বললাম, টিভিতে চলছিল তো, তখন কেন উনি অপেক্ষা করছিলেন কি একটা জার্নালিস্ট ফোন করবে, ওর পরে আমি বন্ধ করবো? যদি না ঢুকতে পারলেন ফোনে তাহলে বন্ধ হতো না। মুখ্যমন্ত্রী বারবার করে বলছেন যে বাংলাদেশ ঘটনার চেষ্টা হচ্ছে, উনি বারবার করে বলছেন এখানে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি রাজনীতি করছেন, উনি এটাও বলছেন। আমি আবার বলছি দিদি, তেরা রেপ মেরা রেপ এই পলিটিক্সটা এখন শেষ করতে হবে। ওই মহিলা কাকে ভোট দিয়েছে ওটা তো আমরা জানি না, ওর পরিবার কাকে সমর্থন দিয়েছে ওটা তো আমরা জানি না, কে কাকে সমর্থন দিচ্ছে ওটা দেখে আমরা জাস্টিস ডিমান্ড করবো। সেদিন রাতে যে দুষ্কৃতীরা এসেছিল হামলা করতে, মমতা ব্যানার্জি বলছে ওটা সিপিএম, বিজেপি, বাম এবং বিজেপি কর্মীরা। আমি আবার বলছি, যদি লেফট এত পছন্দ নেই দিদিকে, তাহলে কেন ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে বসে আছেন? কেন লেফটের গুন্ডা তৃণমূলের এখন নেতা হয়েছে? বার করে দিন, ছেড়ে দিন অ্যালায়েন্সটা। राम और वाम की जो पूरे बांग्ला মুখে ইঞ্জুরি আছে, চেস্টে ইঞ্জুরি আছে, পেটে মেরেছে, চোখের থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, ভাজাইনা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, মেয়েটি মারা গেছে। ও যখন এই ঘটনাটা ঘটছিল নিশ্চয়ই কেঁদেছে, চেঁচিয়েছে, হাসপাতালে শোনার জন্য কেউ ছিল না। কি একটি মানুষ মেয়েটার মুখটাও বন্ধ করছে, পাও ভাঙছে, হাতও ভাঙছে, রেপও করছে, চোখটাও ভাঙছে, ভাজাইনা থেকে ওকে পুরো ব্রুটালাইজ করছে। এটা কি একটা মানুষের জন্য সম্ভব?